इस बुलेटिन में आज दिन भर की खबरों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश की कुछ सियासी खबरों पर भी इसमें बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास आने वाले दिनों में रहने वाला है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर खबर है। इसके अलावा जो है वो सुक्खू सरकार की कैबिनेट में एक और नाम जो है वो जुड़ा है। कैबिनेट रैंक जो है वो किसी एक और नेता को दिया गया है। क्या है इसमें, इस खबर में पूरे विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। महिलाओं के 1500 को लेकर किस तरह की हलचल चल रही है, इस पर क्या आगे होने वाला है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा भी कई सारी खबरें हैं। अभी केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल का गठन जो है वहां पर होना है। प्रधानमंत्री ने शपथ लेनी है। हिमाचल से किसका नाम है, इस पर भी चर्चा करते हैं। शुरुआत हम बुलेटिन में करेंगे हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों से। तो खिलाड़ियों की डाइट मनी में जो इजाफा है वो सरकार ने कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी और उस पर अब जो है वो अमल हो गया है। राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को 240 रुपए से बढ़कर जो है वो डाइट मनी अब 400 रुपए मिलेगी, जबकि जिला स्तरीय खेलों में 300 रुपए ये डाइट मनी कर दी गई है। खंड स्तरीय खिलाड़ियों को 240 रुपए और प्रदेश से बाहर जाने वाले खिलाड़ियों को 500 रुपए की डाइट मनी मिलेगी। खेल छात्रावासों में रहने वाले खिलाड़ियों में प्रारंभिक स्तर पर 250 रुपए और अन्यों को 400 रुपए जो है वो सरकार डाइट मनी के रूप में देगी। खिलाड़ियों को प्रदेश से बाहर ट्रैवल करने पर भी सुविधाएं जो है वो बढ़ा दी गई हैं। घोषणा हुई थी बजट में इसकी। 200 किलोमीटर तक की यात्रा पर AC 3 टियर रेल किराया मिलेगा, जबकि 200 किलोमीटर से ज्यादा पर इकोनॉमी क्लास हवाई किराया जो है वो सरकार प्रदान करेगी। तो पहली बार यहां पर खिलाड़ियों के लिए जो है वो इस तरह का तोहफा दिया गया है। इनकी डाइट मनी में काफी ज्यादा इजाफा किया गया है। इनकी ट्रैवलिंग अलाउंस को लेकर भी सरकार ने जो है वो बढ़ोतरी यहां पर कर दी है। बात करेंगे वनखंडी जू की। तो कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में वनखंडी एक क्षेत्र है जो काफी ज्यादा मशहूर क्षेत्र है। यहाँ पर एक मशहूर जो है वो मंदिर भी है यहाँ पर, और वनखंडी में ही अब जू जो है बनाए जाने का जो है वो प्रस्ताव सरकार की तरफ से है। तो इस वनखंडी जू का पहला चरण जून 2025 में जो है वो पूरा हो जाएगा। ये बात आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। उन्होंने पूरी समीक्षा की है, इस पूरे जो प्रोजेक्ट है इसकी समीक्षा की, और उसके बाद CM साहब ने कहा कि पहले चरण में तैयार हो रहे जानवरों के जो बाड़े हैं यहाँ पर, वो सैलानियों के लिए भी जो है वो यहाँ पर रेस्ट रूम तैयार किया जाएगा। तो पहले चरण का जो काम है वो वर्ष 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। जानवरों के बाड़े यहाँ पर जो है वो शुरू कर दिए गए हैं बनाए जाने के लिए। सैलानियों के लिए भी रेस्ट रूम जो है तैयार किया जा रहा है। 3 चरणों में वनखंडी का जू जो है वो तैयार किया जाएगा। तो कुल 3 चरण इसमें होंगे और 619 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो इसमें राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 3 साल के भीतर इसे बनाकर जो है वो पूरी तरह से तैयार करना है, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। हिम तेंदुओं के लिए भी अलग से यहाँ पर बाड़ा बनाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में एक अलग सी यूनिक चीज जो है वो देखने को वनखंडी में इस जू के माध्यम से यहां पर मिलेगी, जहां पर काफी ज्यादा संभावनाएं थी और केंद्र सरकार की मदद से हिमाचल सरकार यहां पर बड़ा जू बनाने जा रही है, जिसमें 619 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। तो और भी कई तरह की सुविधाएं इसमें होंगी, जिसको लेकर जो है वो मुख्यमंत्री ने यहां पर समीक्षा की है। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला जो है वो आयोजित किया जाएगा। चंबा में मिंजर का मेला जो है मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मशहूर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक कर ये तय किया है कि कब से ये मिंजर मेला जो है वो शुरू किया जाएगा। तो गैर सरकारी सदस्यों के भी वहाँ पर सुझाव लिए जाएंगे। स्थानीय विधायक नीरज नैयर भी जो है इस बैठक में मौजूद रहे और तय किया गया कि मिंजर का मेला 28 जुलाई से जो है वो शुरू होगा, और 28 जुलाई के लिए जो है वो पहले से जो तैयारियां हैं वो पूरी यहाँ पर की जाएं, उसकी पूरी समीक्षा जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने की है। उधर HRTC ने रोहतांग के लिए एक इलेक्ट्रिक बस सेवा जो है वो शुरू की है। ये भी एक बड़ी खबर है कि जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में लाहौल स्पीति के सामान्य बस जाना नहीं पहुंच पाती है इतनी आसानी से, वहां के लिए HRTC ने इलेक्ट्रिक बस सेवा जो है वो शुरू की है। तो 600 रुपये प्रति सीट
जो है वो इस में किराया जो है व्यक्ति का लगेगा। मनाली से एक साथ 10 बसों का जो है वो संचालन किया जा रहा है। सैलानियों की संख्या को देखते हुए ये बस सेवाएं जो है वो बढ़ाई गई है और सभी बसें पैक वहाँ के लिए जा रही है। अभी और सैलानी जो इसमें बढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट का फ्लो है लाहौल स्पीति की तरफ भी, और इन दिनों मौसम भी वहाँ पर अच्छा है तो वहाँ काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में HRTC इलेक्ट्रिक बस सेवा की सुविधा जो है वहाँ पर देने जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक बस सेवा वहाँ पर शुरू कर दी गई है, लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा वहाँ पर होगी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से वापस लौट आए हैं और दिल्ली से लौटने के बाद एक बड़े आदेश भी यहाँ जारी हुए हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। पिछले कल मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है वो बैठक रखी गई थी और उस बैठक में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया और वहां पर कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। तो कल पूरा दिन ये बैठक जो है वो दिल्ली में चलती रही। उसके बाद रात को रात्रि भोज का भी आयोजन वहां पर रखा गया था। तो इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वहां पर नेताओं के साथ मुलाकात की। उनकी मुलाकात जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हुई है। उनसे उन्होंने प्रदेश की राजनीति को लेकर जो है वो चर्चा की है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी सुक्खू की अलग से बातचीत वहां पर हुई। उन्होंने राजीव शुक्ला जो प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके साथ भी जो है वो कई मुद्दों पर वहां पर चर्चा की है और बातचीत के बाद जो है वो आज वापस मुख्यमंत्री वहां से लौट आए हैं। तो दोपहर में मुख्यमंत्री शिमला पहुंच गए थे। शिमला पहुंचते ही उन्होंने ओक ओवर वहां पर गए और ओक ओवर में उनसे कई दूसरे नेता जो है वो मिलने भी यहां पर पहुंचे थे। प्रदेश में एक और उपचुनाव होना है और हिमाचल प्रदेश में इस उपचुनाव को लेकर जो है वो सुगबुगाहट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो किसको कांग्रेस का टिकट मिलेगा इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और आपको बता दें संभवतः जो उपचुनाव होना है ये सितंबर या अक्टूबर महीने में यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हरियाणा राज्य में भी उस दौरान जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में भी उपचुनाव हो सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है वो लग रही हैं। देहरा विधानसभा क्षेत्र, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और नालागढ़, ये 3 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अब चुनाव होना है। यहाँ की सीटें जो है वो खाली हो चुकी हैं। वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे इसको लेकर अभी से मंथन जो है वो शुरू हो चुका है। इस पर सीएम सुक्खू ने दिल्ली में भी चर्चा की है। दिल्ली में प्रभारी जो है कांग्रेस के राजीव शुक्ला, उनके साथ इस मुद्दे पर जो है वो बातचीत हुई है और वहां पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी जो है वो बाकायदा मौजूद थी। और आपको बता दें कि जब प्रतिभा सिंह और सुक्खू ने बातचीत की है वहां पर राजीव शुक्ला से, तो आज आदेश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिभा सिंह ने एक आदेश जारी किए हैं। उसके मुताबिक जो देहरा विधानसभा क्षेत्र है और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है, इन 2 विधानसभा क्षेत्रों की जो ब्लॉक कार्यकारिणी है कांग्रेस की, जो पूरी कार्यकारिणी है वहां पर, वो पूरी तरह से वहां पर भंग कर दी गई है। आज इसके आदेश जारी हुए और शुक्ला की संस्तुति से ऐसा किया गया है। उनके साथ पिछले कल दिल्ली में जो चर्चा हुई उसके बाद पुरानी कार्यकारिणी को भंग करके अब वहां पर नए अध्यक्ष और दूसरी उनकी जो कार्यकारिणी है उसका गठन यहाँ पर जल्द किया जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे 3 विधानसभा क्षेत्रों की। तो पिछली बार नालागढ़ में जो है वो हरदीप बावा जो है वो चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, मगर वो चुनाव वहां पर हार गए थे। उससे पहले भी निर्दलीय चुनाव वो लड़ चुके हैं, तब भी उनकी जो है वो हार हुई थी। वहीं हमीरपुर का टिकट जो है वो पिछली बार कांग्रेस ने डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को वहां पर दिया था, लेकिन वो भी चुनाव नहीं जीत पाए और अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा था। वहीं देहरा विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर राजेश को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया था। वो अभी लोकसभा का भी टिकट जो है वो डॉक्टर राजेश वहां पर मांग रहे थे, लेकिन विधानसभा में भी उनकी वहां पर जीत नहीं हो सकी थी। तो इन तीनों सीटों पर जो है वो कांग्रेस अब चाहती है कि दमदार चेहरे वहां पर उतारे जाएं। ऐसे में राजीव शुक्ला के साथ चर्चा के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशियों की तलाश में यहां पर कांग्रेस पार्टी जुटेगी, सरकार जुटेगी और पूरा दारोमदार हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर छोड़ा है। वही प्रत्याशियों का चयन करेंगे और उनको जिताकर लाने की
चुनौती भी जो है उन्हीं के सामने होगी। तो विधानसभा में कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो 38 का पहुंच चुका है इस वक्त, और पहले कांग्रेस जो है वो 40 के आंकड़े पर थी जब विधानसभा चुनाव हुए थे प्रदेश में। अब इस आंकड़े को जो 38 का रह गया है उसे 41 पर पहुंचाने की बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कंधों पर है। वैसे आपको बता दें कि 38 सीटें हैं कांग्रेस की विधानसभा में इस वक्त, जो अभी 4 उपचुनाव में जो है वो 4 सीटें जीत कर आई है कांग्रेस। तो मजबूत स्थिति में जो है वो सरकार यहाँ पर है, लेकिन अब देखना होगा कि किन चेहरों पर जो है वो कांग्रेस दाव खेलेगी, क्योंकि उपचुनाव जो है वो एक और होना है और 3 सीटों पर ये उपचुनाव जो है वो कांग्रेस के लिए और ज़्यादा यहाँ पर मजबूती दे सकता है। सत्ता में कांग्रेस है और सत्ता का बेहद ज़्यादा फायदा जो है वो इस तरह के उपचुनाव में यहाँ पर मिलता है। 6 में से 4 सीटें जीतकर जो है ये कांग्रेस ने दिखा भी दिया है। दूसरी तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा भी अपनी रणनीति जो सियासी रणनीति है उसमें कुछ बदलाव कर सकती है। भाजपा के सामने भी प्रत्याशियों के चयन की जो है वो चुनौती इस वक्त खड़ी है। अभी हुए जो उपचुनाव हैं उसमें बागियों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए थे, मगर 4 बागी उसमें से बुरी तरह से हार गए और भाजपा की खूब भद जो है वो इसमें पिटी है। तो ऐसे में अब क्या तीनों निर्दलियों को टिकट दिया जाएगा, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में अब मंथन किया जा रहा है। उनके साथ जो भी बातचीत जो है वो होनी थी वो पहले जो है वो हो चुकी है सभी निर्दलियों के साथ, लेकिन अब जो है वो प्रदेश में समीकरण बदल चुके हैं। राजनीतिक हालातों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है और नए बदले समीकरणों में क्या भाजपा उन निर्दलियों पर जो है वो दांव खेलेगी या फिर अपने लोगों को ही टिकट देगी, ये अभी जो है वो एक यक्ष प्रश्न यहाँ पर बन चुका है। तो आगे आने वाले समय में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या करती है, अपनी रणनीति में बदलाव किस तरह का करती है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है अभी उपचुनाव के बाद कि अगर भाजपा ने अपने ही लोगों को, अपने कैडर के लोगों को ही अगर टिकट दिया होता तो हो सकता है कि सभी सीटें यहाँ पर जो है वो भाजपा जीत जाती, लेकिन 4 सीटों पे उसकी हार यहाँ पर हुई है और अब एक उपचुनाव जो है वो और सामने खड़ा हो चुका है और उसमें भी प्रत्याशियों के चयन की बड़ी चुनौती न केवल कांग्रेस के सामने है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है। आज एक बड़ी खबर है कि सुक्खू मंत्रिमंडल में विस्तार तो खैर अभी नहीं हुआ है, लेकिन सुक्खू के कैबिनेट रैंक का एक और मंत्री जो है यहाँ पर बन चुका है। सरकार ने एक और नेता को जो है वो कैबिनेट रैंक यहाँ पर दिया है। केहर सिंह खाची को सरकार ने कैबिनेट रैंक सौंपा है। आपको बता दें केहर सिंह खाची वन विकास निगम के इस वक्त उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में और पहली बार इस निगम के उपाध्यक्ष को कैबिनेट रैंक का दर्जा जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। केहर सिंह खाची ठियोग विधानसभा क्षेत्र के मजराना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं और लंबे समय से कांग्रेस के सदस्य हैं और कई अहम पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। खास बात यह है कि केहर सिंह खाची जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, उनका आशियाना जो छराबड़ा में बना है उसकी पूरी देखरेख जो है वो केहर सिंह खाची के हाथों में है। उनके द्वारा ही इसका निर्माण कार्य जो यहाँ पर करवाया गया है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो उन्हीं के पास थी और सरकार ने उनको एक बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया है। दिल्ली से मुख्यमंत्री आज ही लौटे हैं। हालांकि अधिसूचना जो जारी हुई है वो वन विभाग की तरफ से जारी हुई है और इस अधिसूचना पर 7 तारीख जो है वो अंकित की गई है, लेकिन ये जारी जो है वो आज ही की गई और इसके मुताबिक, इस अधिसूचना के मुताबिक सरकार में केहर सिंह खाची को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है। अब लगभग करीब 8 ऐसे नेता जो है वो सरकार के पास हो गए हैं, 7 से 8 जिनके पास सरकार कैबिनेट रैंक जो है वो दिया गया है। अभी हालांकि जो मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसमें अभी एक पद जरूर खाली चल रहा है। वो किस नेता को मिलेगा इसको लेकर भी अभी कई तरह के सवाल खड़े हैं और उन कुर्सियों को लेकर ही प्रदेश में सियासी जंग जो है यहाँ पर देखने को मिली है। तो फिलहाल एक और कैबिनेट रैंक जो है वो सरकार ने दे दिया है। कुमार सैन ठियोग विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले केहर सिंह खाची जो है वो कैबिनेट रैंक का दर्जा अब हासिल कर लेंगे। हिमाचल से केंद्र सरकार में अब कौन मंत्री होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी शपथ लेने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार केंद्र में बनेगी और हिमाचल के कई नेता जो है वो उनके शपथ समारोह में वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के जयराम ठाकुर, वो 2 दिन से दिल्ली में डटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा है कि इस मंत्रिमंडल में हिमाचल से क्या इस बार कोई मंत्री बनेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक जो अटकलें लग रही हैं उसमें यही है
है कि जेपी नड्डा जो है वो उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, उनको हिमाचल के कोटे से बताया जा रहा है, लेकिन वो इस वक्त जो है वो मौजूदा समय में हिमाचल से सांसद नहीं है बल्कि गुजरात से सांसद है। लेकिन अनुराग ठाकुर हिमाचल से प्रबल दावेदार जो है एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल के लिए हैं, लेकिन उनका कहीं नाम जो है वो फिलहाल अभी जो है वो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अनुराग ठाकुर पिछली बार मंत्री रहे हैं और इस बार 5वीं बार जो है वो भारी बहुमत से हमीरपुर से जीत कर आए हैं। तो पूरे हिमाचल की नज़र है कि क्या इस बार भी अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा, और अगर जेपी नड्डा बनते हैं तो वो किस कोटे से बनते हैं, क्योंकि वो सांसद गुजरात से हैं और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले वो जरूर हैं। तो अनुराग के मंत्री पद को लेकर जो है वो फिलहाल अटकलें हैं और फिलहाल सभी की उम्मीदें जो है वो अभी बनी हुई हैं कि क्या आखिर होता है। तो जो अभी चर्चाएं सामने आ रही हैं उसमें अनुराग ठाकुर का फिलहाल नाम नहीं है। उधर महिलाओं को 1500 की पेंशन पर जो है वो हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। चुनाव में महिलाओं को पेंशन का वायदा जोर शोर से उठा था, अब चुनाव निपट गए हैं तो वायदा पूरा करने का समय आ चुका है। तो सामने अभी 3 सीटों का उपचुनाव भी जो है वो सरकार के सामने है। तो ऐसे में सरकार में इसे लेकर हलचल शुरू हो गई है। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं। सामाजिक न्याय विभाग जो है प्रदेश का वो महिलाओं के 1500 को लेकर अपना फार्मूला जो है वो बना रहा है। जल्दी ही सामने आएगा कि किस तरह से पेंशन मिलेगी। वैसे 3 महीने की राशि जो है वो एक साथ देने की बात मुख्यमंत्री ने की थी, ऐलान किया था चुनावों के समय, और महिलाएं, प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो बेसब्री के साथ जो है वो इंतजार कर रही हैं कि सरकार कब उनके खाते में 1500 रुपए महीने की पेंशन डालेगी। अब देखना होगा कि कब तक इस वायदे को जो है वो सरकार पूरा करती है। अन्य खबरों की बात करें तो बिलासपुर के बरमाणा में आज एक डबल मर्डर जो है वो सामने आया है। बुजुर्ग दंपति की हत्या यहां पर कर दी गई है। बरमाणा के चंदपुर गांव की ये वारदात बताई जा रही है। दोनों के शव खून से लथपथ गौशाला में पड़े मिले। कुछ गहने घर के रास्ते में भी जो है वो गिरे पड़े मिले थे वहां पर, और सबसे पहले ग्रामीणों ने दोनों के शव देखे। घर पर मौजूद ना होने से गौशाला में जाकर जो है वो देखने पर पता चला कि फॉरेंसिक कि वहाँ पर जो है वो शव जो उन दोनों जो दंपति है उसके शव वहाँ पर पड़े थे। तो फॉरेंसिक टीम मौके पर वहाँ पर पहुँची है, सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं और पुलिस की टीम जो है वहाँ पर है और पूरी छानबीन की जा रही है कि आखिर ये घटना जो है वो कैसे हुई, ये डबल मर्डर की मिस्ट्री आखिर वहाँ पर क्या है। उधर ऊना के काला अंब में 2 गुटों में जो है वो खूनी झड़प हुई है। खाना खाते समय ये मारपीट आपस में हो गई। महिलाओं समेत 14 लोग इसमें घायल हुए हैं और दोनों पक्षों की ओर से पत्थर और डंडे जो है वो एक दूसरे पर बरसाए गए हैं। बीती रात 9 बजे के करीब ये लड़ाई झगड़ा जो है वो सामने आया और इसके कारणों का जो है अभी पता किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में जो है वो गहनता से छानबीन कर रही है और झगड़ने वालों को जो है वो गिरफ्तार करने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो मौसम का असर फसलों पर जो है वो जरूर दिखना यहाँ पर लगा है और गर्मी और सूखे का असर जो है वो प्रदेश में फसल पर लगातार पड़ रहा है। बिना नमी के फसलें जो है वो मुरझानी शुरू हो चुकी है। पलम को देखने का मिल रहा है, व्यापक असर जो है वो पलम पर पड़ रहा है। पलम के साथ साथ नाशपाती भी जो है वो गर्मी का प्रकोप इस वक्त झेल रही है। तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते वो बारिश ना होने से जो है वो सेब की फसल भी इसकी चपेट में आ रही है। ऊपरी शिमला के कुमारसैन में सबसे ज़्यादा असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। जिला के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बागवानी पर लगातार जो है वो नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। कई स्थानों पर नए रोपे गए पौधे भी जो है वो सूखने शुरू हो चुके हैं और बागवानों को केवल इंतजार है कि बारिश हो जाए और इस बारिश से कुछ राहत यहाँ पर उनकी फसल को मिल सके। उधर हिमाचल प्रदेश में फिर जो है वो सूरज की किरणें आग उगलने के लिए तैयार हैं। 12 और 13 जून को प्रदेश में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 15 जून तक मौसम जो है वो साफ बना रहेगा। धूप खिलने से फिर से पारा जो है वो यहाँ पर चढ़ जाएगा। ऊना, बिलासपुर, नेरी, कांगड़ा में जो है वो इस वक्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आगामी दिनों में और जो है वो मैदानी इलाके यहाँ पर तपेंगे। बरसात से पहले झुलसाने वाली गर्मी को जो है वो लोगों को झेलना पड़ेगा। तो रात के समय भी फिर से
गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला में भी उमस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। वहीं पांवटा साहिब, देहरा, गोपीपुर और नेरी में तापमान जो है वो 24 से 26 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। तो तापमान काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैदानी इलाके जो है प्रदेश के वो भी गर्मी की चपेट में है, लेकिन इसके साथ जो पहाड़ी इलाके हैं राज्य के, वहाँ पर भी इस गर्मी का एहसास जो है वो हो रहा है। तो अभी लू का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग द्वारा आगे के लिए दिया गया है।